Hello everyone, welcome back. Today we understand a very important accounting term, the meaning of liability. Liability क्या है? Types of liability, internal liability, external liability, current liability, long-term liability, etc. We will understand the meaning and example of each term. Today class is very important. So let's start the topic. Let me tell you, accounting में two concepts are very important. One is asset, जो हमने already previous session में cover कर लिया है, and today we will understand liability. So liability क्या है? A liability is something which a person or a company owe, usually a sum of money to others. मतलब इन लेमन टर्म्स, मेरे को किसी को रुपए वापस करने हैं तो वो मेरा लाइबिलिटी है. Now let's take the example. याद है मिस्टर राहुल, इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और अपने बिजनेस का नाम रखा आर एस लिमिटेड. राहुल ने क्या किया, जब बिजनेस शुरू किया तो उसने आर एस लिमिटेड में 5 लाख रुपए डाल दिए. और आर एस लिमिटेड का काम है पेन मैन्युफैक्चर करना और फिर उसको बेचना. तो यहाँ पर जो मिस्टर राहुल ने आर एस लिमिटेड में पैसे डाले हैं 5 लाख रुपए, इसको कैपिटल बोलते हैं. द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ टू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल. क्योंकि यहाँ पर राहुल बिजनेस का ओनर है और जो पैसे उसने बिजनेस में डाले हैं, द अमाउंट विच ही इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फ्रॉम हिज ओन पॉकेट इज कॉल्ड कैपिटल. नाउ सपोज आर एस लिमिटेड को लगा कि भाई 5 लाख तो मेरे ओनर ने डाले हैं बट ये सफिशिएंट नहीं है बिजनेस को करने के लिए, तो वो उसने क्या किया, आर एस लिमिटेड गया बैंक के पास. वो बैंक के पास गया और बैंक को बोला कि देखो बैंक, मेरे ओनर ने ना मेरे में 5 लाख रुपए डाले हैं, लेकिन 5 लाख रुपए मेरे लिए एनफ नहीं है, मुझे 2 लाख रुपए और चाहिए. तो उसने बैंक को अप्रोच किया कि आप मेरे में 2 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दीजिए. नाउ अब बैंक ने बोला ठीक है, मैं तुमको 2 लाख रुपए लोन दे देता हूँ. तो बैंक ने जो आर एस लिमिटेड को पैसे दिए 2 लाख रुपए, क्या बैंक बिजनेस का ओनर हो जाएगा? नहीं, बैंक बिजनेस का ओनर नहीं होगा. बिजनेस का ओनर मिस्टर राहुल ही रहेंगे. बैंक ने सिर्फ मिस्टर आर बैंक ने सिर्फ कंपनी को थोड़े दिनों के लिए पैसे दिए हैं उधार में. बैंक फ्यूचर में आकर आर एस लिमिटेड से अपने पैसे वापस ले लेगा. आर एस लिमिटेड जो भी प्रॉफिट करेगा उस पे मिस्टर राहुल का राइट होगा. मिस्टर राहुल को सारे प्रॉफिट मिलेंगे, बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा. बैंक को अपने पैसे मिलेंगे और उसको जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो मिलेगा. तो यहाँ पर आर एस लिमिटेड को बैंक को 2 लाख रुपए पे करने होंगे. तो जो लोन बैंक ने आर एस लिमिटेड को दिया है इसको लाइबिलिटी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि आर एस लिमिटेड को ये पैसे फ्यूचर में बैंक को वापस करने होंगे. नाउ टेक अनदर एग्जांपल. आर एस लिमिटेड का बिजनेस क्या है? पेन बनाना और बेचना. तो वो गया मार्केट में कि भाई मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए. अब पेन बनाने के लिए कैसे रॉ मटेरियल चाहिए होंगे? उसको इंक खरीदना पड़ेगा, पेन में नीब लगता है वो खरीदना पड़ेगा, देन प्लास्टिक खरीदना पड़ेगा ये बनाने के लिए. तो दे आर मेनी रॉ मटेरियल्स विच रिक्वायर. तो आर एस लिमिटेड ने किसी को फाइनल किया, उसने बॉम्बे में ढूंढा कोई अच्छा कंपनी जो इंक बनाता है और उसने डिसाइड किया कि मैं उससे इंक परचेस करूंगा. लेट्स राइट. आर एस लिमिटेड पार्टी के पास गया और बोला मुझे इंक खरीदना है, क्या आप मेरे को इंक सप्लाई करेंगे? उसने बोला हाँ मैं कर दूंगा. तो आर एस लिमिटेड ने बोला मेरे को 3 लाख का इंक खरीदना है, लेकिन मेरे पास 3 लाख रुपए पूरे कैश नहीं है. अभी मैं आपको सिर्फ 1 लाख रुपए कैश दे सकता हूँ और बाकी जो है 2 लाख रुपए मैं आपको आफ्टर 2 मंथ्स दूंगा.
तो पार्टी ने बोला हाँ ठीक है चलेगा, तुम माल तो ले लो, कोई बात नहीं। तो बिजनेस में नॉर्मली ना हम 100% कैश में ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हैं। हम थोड़ा कैश में करते हैं, थोड़ा उधार में भी खरीदते हैं। तो यहाँ पर पार्टी अग्री हो गया आरएस लिमिटेड को इंक सप्लाई करने के लिए। उसने 1 लाख रुपए कैश रिसीव कर लिए और 2 लाख रुपए 2 महीने के बाद उसको आरएस लिमिटेड से मिल जाएंगे। तो नाउ आरएस लिमिटेड को आफ्टर 2 मंथ्स इसको 2 लाख रुपए पे करने होंगे। तो आरएस लिमिटेड के लिए ये 2 लाख रुपए भी लाइबिलिटी है, क्योंकि उसको ये अमाउंट फ्यूचर में पे करना है। हमने क्या पढ़ा है लाइबिलिटी? और लाइबिलिटी इज समथिंग, लाइबिलिटी क्या है? कुछ है जो एक पर्सन को या कंपनी ओ करती है, मतलब जो एक पर्सन या कंपनी को किसी को देना है। एंड यूजुअली इट्स अ सम ऑफ मनी विच आई नीड टू पे टू अदर्स। तो यहाँ पर आरएस लिमिटेड को इंक खरीदने के लिए पार्टी को 2 लाख रुपए आफ्टर 2 मंथ्स पेमेंट करने होंगे। अब आप बोलोगे और कोई एग्जाम्पल? यू कैन टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो एम्प्लॉय हमारे इस कंपनी में काम कर रहा है, मतलब मेरे यहाँ काम कर रहा है, मतलब आरएस लिमिटेड के यहाँ काम कर रहा है। मैं जब भी मैं बोलूँ मतलब द कंपनी को रेफर कर रही हूँ ना। मेरे मेरे पास एम्प्लॉय है, वो काम कर रहे हैं। अब ये है कि एम्प्लॉय ने साल भर मेरे पास काम किया है। मैंने उसको 5 लाख में हायर किया था। 5 लाख में मेरे पास एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है। अब मैंने क्या किया, उसको पूरे साल काम करवाकर कैश में सिर्फ 2 लाख ही पेमेंट किया है। और अभी मेरे को पेंडिंग है 3 लाख रुपया पेमेंट करना। मतलब मैंने उसको 2 लाख ही पे किया है, 3 लाख मुझे अभी और उसको पे करना है। नाउ ये 3 लाख मेरा लाइबिलिटी है। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं एम्प्लॉय को सैलरी नहीं पे करूंगी, मेरे को उसको सैलरी तो पे करना होगा। तो वो जो 3 लाख है मेरे को उसको पे करना होगा, जो मैंने उसको पे नहीं किया है। दिस इज ऑल्सो माई लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटी अगर कोई आपसे पूछे इन अ सिंपल टर्म्स, लाइबिलिटी क्या है? जो मेरे को किसी को देना है, एनी अमाउंट विच इज ओ विच आई ओ टू अदर्स इज कॉल्ड लाइबिलिटी। यहाँ पर आरएस लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया है, उसके लिए वो लायबिलिटी है। उसने उधार में माल खरीदा है पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो लायबिलिटी है। अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं पे की है, वो लायबिलिटी है। अगर मैंने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे किया है, वो मेरे लिए लायबिलिटी है। तो ऑल द अमाउंट विच आई नीड टू पे टू अदर्स, टू आउटसाइडर्स, इज कॉल्ड लायबिलिटी। क्लियर हुआ लायबिलिटी का मतलब? So now if it's clear, let's quickly look into the types of liability. Starting types of liability, I just want to highlight one point. यहाँ पर राहुल क्या है? ओनर है बिजनेस का। राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया एंड ही इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। एंड लेट्स सपोज कि राहुल ने अपनी पर्सनल लाइबिलिटी लाइक स्कूल फी उसने नहीं पे की। उसने अपने चाइल्ड की स्कूल फी अभी तक पे नहीं की जो उसको पे करनी है। जब हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो हम किसका बना रहे हैं? हम आरएस लिमिटेड का बना रहे हैं। हम उसमें ओनर की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं रिकॉर्ड करेंगे। हमें याद रखना है कि बिजनेस इज नॉट गोइंग टू पे फॉर राहुल पर्सनल लाइबिलिटी। हम बुक्स किसका बना रहे हैं? आरएस लिमिटेड का। तो हम अपने बुक्स में किसकी लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे? केवल आरएस लिमिटेड की। राहुल ओनर ऑफ द बिजनेस है, बट लॉ के पर्सपेक्टिव में, इन द आई ऑफ लॉ, राहुल और आरएस लिमिटेड सेपरेट आइडेंटिटी है, तो हम उसको कंबाइन नहीं करेंगे। सो जस्ट रिमेंबर कि हम राहुल की पर्सनल लायबिलिटी को अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वो उसकी पर्सनल लायबिलिटी है जो उसको पे करनी है। Now, on the types of liability, there are two types of liability: internal liability and external liability. So, what is internal liability and what is external liability? Let me write down. हम समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, इंटरनल लायबिलिटी किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या है,
अभी-अभी मैं आपको क्या बता रही थी कि बिज़नेस राहुल और उसका और आरएस लिमिटेड दोनों की सेपरेट आइडेंटिटी है। और इस पे हमारे पास एक बिज़नेस एंटिटी कांसेप्ट में भी यही बात लिखी हुई है कि बिज़नेस और बिज़नेस का ओनर दोनों डिफरेंट आइडेंटिटी है। हम दोनों की लायबिलिटी को कंबाइन नहीं कर सकते। हम दोनों के ट्रांज़ैक्शंस को कंबाइन नहीं कर सकते हैं। हम अगर आरएस लिमिटेड का बुक्स बना रहे हैं तो हमें बिज़नेस के पर्सपेक्टिव के में सोचना चाहिए। तो हमने क्या देखा था, राहुल ने बिजनेस में 5 लाख रुपए डाले। राहुल ओनर है बिजनेस का। जो अमाउंट राहुल ने डाला उसको हम कैपिटल बोलते हैं, और उसका एक और टर्मिनोलॉजी है, उसको हम इंटरनल लायबिलिटी भी बोलते हैं। जो अमाउंट ओनर ने बिजनेस में डाला है उसको कैपिटल बोलते हैं, और उसके लिए अनदर टर्मिनोलॉजी यूज होता है जिसको हम इंटरनल लायबिलिटी भी बोलते हैं। इंटरनल लायबिलिटी बोलो, ओनर्स फंड बोलो, प्रोप्राइटर्स फंड बोलो, ऑल आर हैविंग अ सेम मीनिंग। सो जो अमाउंट बिजनेस में आ रहा है थ्रू ओनर, जो अमाउंट ओनर ऑफ द बिजनेस अपने पॉकेट से बिजनेस में डाल रहा है, उसको कैपिटल बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड बोलते हैं, ओनर्स फंड बोलते हैं। नाउ आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि बिजनेस ने तो 5 लाख रुपए रिसीव किए हैं, आरएस लिमिटेड ने राहुल से 5 लाख रुपए रिसीव किए हैं, तो वो लायबिलिटी कैसे है? इट्स करेक्ट कि बिजनेस को 5 लाख रुपए राहुल से रिसीव हुए हैं, तो ये एसेट होना चाहिए, लायबिलिटी नहीं। बिजनेस ने क्या किया, 5 लाख रुपए राहुल से रिसीव किया, ऑब्वियसली उसके एसेट में खड़े हैं कि भाई मैंने 5 लाख रुपए रिसीव किए, आई हैव 5 लाख रुपीज कैश। नाउ टेल मी वन थिंग, फ्यूचर में जब आरएस लिमिटेड अपना बिजनेस वाइंड अप करता है, बंद करेगा, उसको राहुल को 5 लाख रुपए वापस करने होंगे या नहीं करने होंगे? थिंक। अकाउंट्स बोलता है राहुल और आरएस लिमिटेड दोनों सेपरेट है। राहुल ने आरएस लिमिटेड को 5 लाख रुपए दिए। थिंक फ्रॉम आरएस लिमिटेड। आरएस लिमिटेड ने 5 लाख रुपए रिसीव किए हैं। एट द एंड जब बिजनेस वाइंड अप होता है, आरएस लिमिटेड देखता है मेरे पास तो 5 लाख रुपए पड़े हैं, तो उसको राहुल को जाकर वो 5 लाख रुपए देने होंगे, क्योंकि उसने कभी पास्ट में राहुल से वो 5 लाख रुपए लिए हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अ लायबिलिटी इज समथिंग विच अ पर्सन और कंपनी ओ सम ऑफ मनी टू अदर्स। अदर्स के अंदर ओनर ऑफ द बिजनेस भी आता है। थिंक फ्रॉम आरएस लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू। जब कंपनी डिसाइड करती है कि मुझे अपना बिजनेस वाइंड अप करना है, उसके पास 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो उसको राहुल को जाकर वो 5 लाख रुपए वापस करने होंगे। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ आरएस लिमिटेड, एंड कंपनी नीड टू पे इंटरनल लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ वाइंड अप। The amount which the business need to pay to the owner of the business is called internal liability। बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी में, कोई भी लायबिलिटी कंपनी को अपने ओनर को पे करनी है, उसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। अगर आप डेफिनेशन देखोगे, लायबिलिटी का मतलब है जो मेरे को अदर्स को पे करना होता है, वो मेरा लायबिलिटी है। आरएस लिमिटेड को राहुल से 5 लाख रुपए मिले हैं, तो राहुल को पांच आरएस लिमिटेड को राहुल को 5 लाख रुपए वापस करने होंगे फ्यूचर में, तो उसको आरएस लिमिटेड अपने बुक्स में इंटरनल लायबिलिटी में दिखाएगा, एंड ही एंड द कंपनी नीड टू पे दिस मनी एट द टाइम ऑफ वाइंड अप। क्लियर हुआ व्हाट इज इंटरनल लायबिलिटी? सो नाउ लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन। ऑल द बिजनेस ऑब्लिगेशंस, जितने भी बिजनेस के ऑब्लिगेशंस है, अ कंपनी नीड टू पे, a company has to pay टू द प्रमोटर। प्रमोटर जो पैसे डालते हैं उसको प्रमोटर्स भी बोलते हैं, कंपनीज में ये कंसेप्ट आता है। प्रमोटर एंड ओनर, all the business obligation a company or a business has to pay to the promoter and the owner is term is our term is internal liability। यहाँ पर प्रमोटर एंड ओनर भी बोल दिया, हम यहाँ पर आप प्रोप्राइटर भी ऐड कर सकते हो। तो जो भी अमाउंट
जो भी अमाउंट बिजनेस को पे करना होता है अपने इंटरनल बिजनेस को पे करना होता है प्रमोटर को और ओनर और प्रोप्राइटर को, इसको इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। दे आर इंटरनल पार्टी टू द बिजनेस। ये लोग को पैसे तब मिलेंगे जब कंपनी वाइंड अप होती है। नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी? वेरी सिंपल, इसी में इसमें हम पे करते प्रमोटर और ओनर को, इसमें हम एक्सटर्नल पार्टीज को। ऑल द बिजनेस ऑब्लिगेशंस a company has to pay to the outsiders, that is external parties, are termed as internal liability. So all the business obligation a company has to pay to the external party, that is external party। यहाँ पर आप बोल सकते हो that not the owner of the business, यहाँ पर owner of the business का पेमेंट नहीं आएगा, not the owner। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल नाम ही इंडिकेट क्या करता है, एक्सटर्नल बाहर वाले को पे करना, इंटरनल अंदर। इंटरनल मीन्स इंटरनल ओन, इंटरनल मतलब अंदर, तो मतलब अपने घर के घर वालों को पे करना है। तो यहाँ पर कंपनी या बिजनेस है उसमें ओनर और प्रोप्राइटर जो अपने घर पैसा लगा रहे हैं, दोज आर इंटरनल पार्टीज। तो अगर उन्होंने पैसे लगाए हैं जो कंपनी को वाइंड अप के वक्त देने होंगे, वो क्लासिफाई होगा इंटरनल लाइबिलिटीज में। एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो मेरे को आउटसाइडर्स को एक्सटर्नली बाहर वालों को पे करना होता है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के एग्जांपल्स जो अभी हमने देखे थोड़ी देर पहले, आरएस लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया, तो जो उसने बैंक से लोन लिया वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। आरएस लिमिटेड ने उधार में माल खरीद लिया, फ्रॉम इंक परचेज किया उधार में 2 लाख रुपए, उसको अभी भी पे करने हैं, दैट इज गोइंग टू बी क्लासिफाइड अंडर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। देन हमारा एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी अभी तक, पूरे साल एम्प्लॉय ने काम किया है, वो भी मेरा एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। So these are classified. So now I hope you people are clear what is internal liability and what is external liability. Let's remember one point. सपोज करो क्वेश्चन में बोला जा रहा है लाइबिलिटी, केवल क्वेश्चन में मोस्टली वर्डिंग यूज होती है लाइबिलिटी। जब भी क्वेश्चन में लाइबिलिटी रेफर होती है हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी ही रेफर करते हैं। लाइबिलिटी आर बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल लाइबिलिटी बोथ है, लेकिन यूजुअली जब भी हम लाइबिलिटी बोलते हैं इसका मतलब हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पे बात कर रहे हैं। हम उस लाइबिलिटी का बात करें जो हमें एक्सटर्नल पार्टीज को आउटसाइडर्स को पे करना है। हम ओनर का और प्रमोटर को पेमेंट करने वाली लाइबिलिटी का नहीं बात करते हैं, until and unless it's mentioned very specifically in the question that we are going to pay to the promoter or owner or proprietor। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, केवल लाइबिलिटी वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन एक्सटर्नल लाइबिलिटी रेफर कर रहा है, the amount which we need to pay to the outsiders। Now I will explain you two very important terms, current liability and long term liability। जो ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है ना, ये टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। वन इज करंट लाइबिलिटी एंड सेकंड इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इन अ सिंपल टर्म, करंट लाइबिलिटी पेएबल विद इन 1 year और इन लेस देन 1 year, और इन 1 year। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नाम ही इंडिकेट कर रहा है पेएबल आफ्टर 1 year। सो करंट लाइबिलिटी क्या है? करंट लाइबिलिटी वो है जो मेरे को विद इन 1 साल में पेमेंट करना पड़ता है, या तो 1 साल से कम, या विद इन 1 year, मैक्सिमम इन 1 year जो मेरा ड्यू हो जाता है और मेरे को पे करना होता है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है जो मेरी लॉन्ग टर्म है, जो मेरे को आफ्टर 1 year पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटी को हम बोल सकते हैं दीज आर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो हमें पे करना है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो मेरे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। अब आप बोलोगे एग्जांपल्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड
examples like what type of liabilities are going to be classified under current liabilities and what are under long term liabilities. So do you let me do you remember our example जहां पर RS लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया, 2 लाख का उसने लोन लिया था। यूजुअली जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं ना, बैंक हमें कभी नहीं बोलता है कि आप मुझे 2-3 साल के बाद पे करना। बैंक को अपने पैसे हर महीने चाहिए होते हैं। वी नो जब हम बैंक से ऐसे ही इन जनरल में अगर लोन लेते तो हम ईएमआई पे करते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो बैंक हर वक्त वैसे ही पैसे देता है। यहाँ पर जब आरएस लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया 2 लाख का, तो बैंक ने बोला कि आपको मुझे 10,000 रुपीज पर मंथ पे करना होगा प्रिंसिपल का। उसने बोला इंटरेस्ट आपको सेपरेट पे करना है, वो हम आप देते रहना, बट मेरे को हर महीने अपने प्रिंसिपल का 10,000 रुपया चाहिए। इसका मतलब आरएस लिमिटेड को हर महीने 10,000 रुपए बैंक को देने होंगे। और ये लोन उसको कितने, ये जो 10,000 रुपए पर मंथ है, ये उसको कितने महीने देने होंगे? 20 मंथ्स देने होंगे, क्योंकि 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 10,000, तो मेरे पास 20 इंस्टॉलमेंट्स हो गए कि मेरे को 20 इंस्टॉलमेंट्स देने हैं। नाउ सपोज आज के दिन एज ऑन टूडे मैं अपना परफॉर्मेंस कार्ड बना रही हूँ। जब मैं अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी? मैं ये देखूंगी कि आज से मुझे नेक्स्ट 12 महीने में बैंक को 12 इंस्टॉलमेंट्स के पेमेंट करनी होगी। मतलब 10,000 इंटू 12, आज के दिन से मेरा बैंक को 1,20,000 का पेमेंट होगा। आज से ठीक 1 साल में, विद इन 1 ईयर, तो ये जो 1,20,000 मेरे को 1 साल में बैंक को पे करना है, दैट इज माई करेंट लाइबिलिटी, क्योंकि ये मेरा 1 साल का पेमेंट के कैटेगरी के अंदर आ रहा है। लेकिन मेरा अभी भी 8 इंस्टॉलमेंट्स बाकी है। तो वो जो 8 इंस्टॉलमेंट्स मेरा बाकी है, जो मैं 10,000 मल्टीप्लाई बाई 80,000, ये मेरा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, क्योंकि ये मेरा 1 साल के बाद ड्यू होगा। तो जब मैं अपने बुक्स बनाऊंगी, तो मैं उसमें लिखूंगी कि 1,20,000 मेरा करंट लाइबिलिटी है, विच आई हैव टू पे टू द बैंक इन नेक्स्ट 1 ईयर, एंड रिमेनिंग 80,000, जो बैलेंस 80,000 है, वो मेरा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, जो मुझे उसके बाद वाले साल में पे करना है। क्लियर हुआ? how when we are doing the preparing the financial statement, हमें क्लासिफाई करना होगा कि what is my current liability, what is my long term liability, according to the terms agreed with the different stakeholders. Now when it comes to make a payment to the बॉम्बे पार्टी जिससे मैंने इंक परचेस किया था, मैंने बॉम्बे के पार्टी से इंक परचेस किया था। इसको मैं एक बार मिटा देती हूँ। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। जो मैंने बॉम्बे के पार्टी से इंक खरीदा था, मेरे को उसको 2 लाख रुपए पेमेंट करने हैं। आप बताओ ये मेरा करंट लायबिलिटी है या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है? हमें ये कितने दिन में पेमेंट करना था? 2 महीने में ही पेमेंट करना था। तो ऑब्वियसली ये मेरा करंट लायबिलिटी है। और सेकेंड थिंग, मैंने ये जो 2 लाख का सामान उधार में खरीदा था, वो क्यों खरीदा था? पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए खरीदा था, जो मेरा नॉर्मल डे टू डे बिजनेस का काम है, परचेज सेल करना। इस जब भी मैं अपने नॉर्मल बिजनेस में डील कर रही हूँ, जो मेरा प्राइमरी बिजनेस है, उसके लिए अगर मैं उधार में कोई भी सामान खरीदती हूँ, उसका पेमेंट मुझे मैक्सिमम 2-3 महीने में करना ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं अपने पार्टी से माल खरीद कर बोलूंगी भाई मैं ना 1 साल के बाद तुमको पेमेंट करूंगी, नहीं। मेरे नॉर्मल कोर्स में ये डे टू डे एक्टिविटी है, इसका पेमेंट हर वक्त लेस देन 1 ईयर में ही होगा। क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, इट्स माई करंट लाइबिलिटी। मैं कभी भी अपने पार्टीज को 1 साल के बाद रॉ मटेरियल का पेमेंट नहीं करूंगी।
सो रिमेंबर दिस इज गोइंग टू कैटेगराइज अंडर करंट लाइबिलिटी। नाउ मेरे को अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, उसने साल भर काम किया था, मैंने उसको अभी तक सिर्फ 5 लाख में से 2 लाख ही पेमेंट किए, मतलब केवल 40% अमाउंट पे किया है, 60% अमाउंट अभी भी मुझे उसको पेमेंट करना है। क्या मैं उसको ये बोलूंगी कि भाई मैं तुझे 1 साल के बाद पैसे पे करूंगी? नहीं, आई हैव टू पे दैट ऑल्सो विद इन 1 ईयर। वो मेरा करेंट लायबिलिटी है, क्योंकि उसको भी मुझे इसी साल में पेमेंट करना पड़ेगा। मैं अपने एम्प्लॉय को एक एक साल के बाद पेमेंट नहीं करूंगी। सो प्लीज रिमेंबर the current liability which are payable within in less than 1 year or within 1 year, और इसके अंदर मेरा जाता है एम्प्लॉय को सैलरी पे करना, ऑफिस का रेंट पे करना, क्रेडिटर से मैंने उधार में माल खरीदा है, ऑल दीज आर गोइंग टू बी क्लासिफाई अंडर करेंट लाइबिलिटीज। मैं कभी भी इन लोगों को ये नहीं बोल सकती कि मैं आपको 1 साल के बाद पे करूंगी, क्योंकि दीज आर ऑल माई बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो फिर आप बोलोगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में फिर क्या आएगा जो मुझे 1 साल के बाद पे करना है? आई विल कम टू दैट। आई होप आपको करेंट लाइबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ। सो नाउ लेट्स क्विकली लुक इनटू द examples of long term liabilities. So let's take our original example where RS Limited took a bank loan of rupees 2 lakh rupees. So RS Limited बैंक से 2 lakhs rupees लोन लिया। Now I am just giving you a theoretical example. Practically, it's not possible to have this situation. बैंक ने आर एस लिमिटेड को बोला कि आपको मुझे 3 साल के लिए कोई भी पैसे नहीं देने हैं। आपको जो मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप उसको आराम से यूज करिए। मैं आपसे 3 साल तक अमाउंट नहीं लूंगा। 4th ईयर में आपको मुझे 2 लाख रुपया पूरा अमाउंट वापस करना होगा। तो सो नाउ जब आर एस लिमिटेड अपना बुक्स बनाएगा, तो वो अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेगा? ये उसका करंट लायबिलिटी है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ। बैंक ने बोला आर एस लिमिटेड को कि मैं 3 साल तक आपसे पैसे नहीं लूंगा। तो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में जब आर एस लिमिटेड अपना बुक्स बनाएगा, तो वो बोलेगा ओके, मेरे को बैंक लोन इस साल तो कुछ पे नहीं करना है, अभी मेरे पास 3 साल आराम से पड़े हैं, 4 साल के बाद मुझे पे करना है। तो वो उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर लेगा बुक्स में कि भाई ये मेरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है बिकॉज इट इज पेएबल आफ्टर 1 ईयर। नाउ एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, व्हेन आरएस लिमिटेड इज अगेन प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, वो बोलेगा हाँ भाई, अभी भी मेरा 1 साल से ज्यादा है, मेरे को लोन अभी 1 साल से ज्यादा के बाद पे करना है, तो इट्स माई अगेन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो वो सेकेंड ईयर भी उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दिखाएगा। तो पूरे सेकेंड ईयर में वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज रहा। एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, अगेन व्हेन आरएस लिमिटेड प्रिपेयरिंग द बुक्स, थर्ड ईयर में भी उसके पास पूरे तीसरे साल में भी उसको कुछ नहीं पे करना है। अगेन ही विल पुट दिस अमाउंट अंडर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नाउ एट द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर, उसको वो पूरा अमाउंट उसी साल में बैंक को पे करना है। तो वो क्या करेगा? अब वो बोलेगा भाई ये मेरा करंट लायबिलिटी है, इसको करंट लायबिलिटीज में रिकॉर्ड कर लेगा एट द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर, बिकॉज आर एस लिमिटेड नीड टू पे टू द बैंक फॉर 2 लाख रुपीज ड्यूरिंग दिस फोर्थ ईयर। सो यहाँ पर आपने देखा कि हाउ we have to record the current liabilities and long term liabilities in the book that according to the time period at which I have to pay the amount to the external parties. Now और क्या एग्जांपल है लॉन्ग टर्म लोन में? डिबेंचर्स। अभी मैं आपको बताऊंगी नहीं कि डिबेंचर क्या होता है, एक्चुअली इसको कंपनी इशू करता है और फिर कन्वर्ट कर देता है इक्विटी में आफ्टर फ्यू इयर्स, लाइक 3 इयर्स और आफ्टर 5 इयर्स। इस पे अलग से चैप्टर है, हम इसको डिटेल में बाद में कवर करेंगे। तो मेरा जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, उसमें मेरा डिबेंचर्स जा सकता है,
एनी लॉन्ग टर्म लोन विच इज पेएबल आफ्टर 1 ईयर। और करंट लायबिलिटीज में मेरा सन्ड्री क्रेडिटर, जिससे मैंने उधार में माल पे खरीदा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये मैं टर्म अभी आपको समझा नहीं रही हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी, डिबेंचर, ये सब आपको सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब, ये सब हम लोग बाद में कवर करेंगे। नाउ आई होप इट्स क्लियर कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या है। डिबेंचर्स, जो डिबेंचर कंपनी इशू करती है, विच दे नीड टू पे बैक आफ्टर 3 or 5 years। आई विल कवर व्हाट इज डिबेंचर लेटर ऑन। वेयर इज करंट लायबिलिटीज आर सन्ड्री क्रेडिटर्स, outstanding expenses. I'm not explaining you these terms, we'll cover later on. For now just understand, if I am purchasing goods on credit, like मैंने इंक खरीदा, प्लास्टिक खरीद रही हूँ पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए, उनको सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं। अगर मैं सैलरी नहीं पे की हूँ, मेरे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो वो मेरा करेंट लाइबिलिटी होगा। वी विल कवर ऑल दिस इन द कमिंग वीडियो, आप जस्ट अभी टर्मिनोलॉजी लिख लो। So what did we learn on the liability? हमने पढ़ा a liability is something which a person or company owe, usually a sum of money to others. There are two types of liabilities: internal liability, external liability. Internal liability जो business obligation है, a company or the firm need to pay to the has to pay to the promoter or owner or the proprietor of the business. एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या होती है? जो कंपनी को पे करनी पड़ती है एक्सटर्नल पार्टीज को, आउटसाइडर्स को, नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दो तरह की होती है: करंट लाइबिलिटीज पेएबल इन लेस देन 1 ईयर, एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पेएबल आफ्टर 1 ईयर। करंट लाइबिलिटीज के एग्जांपल क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट नहीं पे किया तो आउटस्टैंडिंग रेंट। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में डिबेंचर्स आता है, और any long term loan which I took from the market or from any financial institution, which which is going to be payable after 1 year. I hope आप सबको मेरी क्लासेस पसंद आ रहे होंगे। You are liking the content which I am showcasing in the video. If you like my classes, don't forget to like the video and subscribe my channel.